Hello everyone. In this video, we will revise our second chapter of 9th class, and the name of the second chapter is Matter Around Us Pure? Dear students, in first chapter we have revised matter in our surroundings and for NTSC test, and in this now today we will revise second chapter is Matter Around Us Pure? In this, matter is classified chemically. ओके हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया था और फिजिकली कैसे क्लासीफाई किया था, उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और दो एक्स्ट्रा स्टेट्स थी, वो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी. इन दिस चैप्टर हम लोग मैटर को केमिकली क्लासीफाई करेंगे कि वो अंदर से कैसा है मैटर, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या वो प्योर है, क्या वो इम्प्योर है, या फिर हम मैटर में जितनी भी चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सबको आपस में मिक्स कर दें तो क्या कहते हैं, और अगर हम मिक्स भी कर दें और फिर हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे. सो दिस इज ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, मैटर इज can be chemically classified into two types, pure substances and impure substances. हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि इस नेचर में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अपनी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, और कुछ चीज़ों में, कुछ मैटर में कुछ मिक्सिंग होती है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस केवल एक जैसे ही पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंस. ओके, जैसे अगर हम लोग मार्केट जाते हैं और हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हम उस शॉपकीपर से बोलते हैं ये प्योर है ना, तो शॉपकीपर कहता है कि हाँ ये प्योर है. तो अगर हम शॉपकीपर से पूछे प्योरिटी का क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस का, तो वो तो ये कहेगा कि इसमें कोई मिलावट नहीं है. लेकिन अगर हम साइंस के टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो जो कि एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हो, एक ही उसमें सब्सटीट्यूएंट हो, ओके, और एक ही सब्सटेंस हो, एक ही जैसे एटम्स हो, एक ही जैसे पार्टिकल्स हो उसमें. फॉर एग्जांपल अगर हम प्योर गोल्ड लें तो प्योर गोल्ड की शीट में हर जगह गोल्ड के एटम्स ही होंगे. दिस मीन्स pure gold is made up of single kind of particles. This is called pure substance. और क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा सब्सटेंस ले लेते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशियो में, तो वो कहलाता है आपका मिक्सचर. ओके, व्हेन वी डू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ओके, या वन और मोर सब्सटेंस की जब हम मिक्सिंग कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कहलाता है वो. गॉट इट. तो हम स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस से. इस कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है. इसके टू एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि और फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं. उनको हम दोबारा मतलब फर्दर ब्रेक डाउन उनका नहीं हो सकता है केमिकली. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड का एटम लेते हैं तो गोल्ड का एटम को तुम ब्रेक डाउन करोगे तो गोल्ड के एटम्स ही मिलेंगे. वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर गोल्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट. ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स के, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. गॉट इट. तो प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, and pure substance is categorized into two parts, elements and compounds. Elements के example है आपके metal, non-metals and metalloids. Okay, अब elements, अब next example है आपका compounds. Compounds किसे कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा elements को mix कर दिया जाता है. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका कंपाउंड्स. और याद रखना, जब हम कंपाउंड बनाते हैं
तो एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, तभी हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O ले रहे हैं तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 का रेशियो होगा। अगर 1:8 का रेशियो नहीं होगा मास वाइज, ओके, तो वाटर का फॉर्मूला करेक्ट नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे पानी में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो व्हेन वी मिक्स 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो देन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। गॉट इट? अब हम एक बार प्योर सब्सटेंस के फीचर्स देख लेते हैं। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं जनरली दे हैव फिक्स मेल्टिंग एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस दे रखा है, हमें उसकी प्योरिटी चेक करनी है, तो 2 ही फैक्टर है जिनके थ्रू हम उनकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आता है उनका, ठीक है, तो दिस मीन्स दिस इज अ कंपाउंड और दिस इज अ एलिमेंट। और एक और बात है इसमें कि प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि एलिमेंट्स को हमेशा फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है। दूसरा, दे कैन नॉट सेपरेट फिजिकली। अगर हम अपने हाथ से उनको सेपरेट करना चाहें तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे H2O है, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहती हूँ तो नहीं निकाल सकती। गॉट इट? दिस मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट वाटर physically. Got it? Therefore, and they can only separated by chemically. They can only separated by chemical methods. So we can only separate by using electrolysis process or something else. Got it? Now one also okay. So that's it for the pure substances. And pure substances generally made up of elements or same kind of particles. So coming to mixtures और impure substance. Impure substance क्या होते हैं? Impure substances में क्या होता है कि एक से ज़्यादा substances की हम mixing करते हैं और वो भी किसी भी रेशियो में, उनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। अगर हमने सपोज चीनी और पानी हम मिला रहे हैं, एक तो इसमें 2 सब्सटेंस हैं, एक ही सब्सटेंस नहीं है, एक जैसे पार्टिकल्स नहीं है, तो ये कहलाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा, जैसे चीनी और पानी मिलाया तो हम चीनी कितनी भी ले सकते हैं, पानी कितना भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। तो therefore they are called impure substance. Impure substances are those substances in which 2 or more substances are present in not a fixed ratio. और इस जब मिक्सिंग की जाती है तो आपकी इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका सॉल्यूट और सेकंड होता है सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट वो आपका कंपोनेंट होता है किसी भी मिक्सचर में जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसको हम घोलते हैं, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। तो आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल है मिक्सचर, एंड मिक्सचर में मिक्सिंग की जाती है और मिक्सिंग करने की वजह से इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, अगर दोनों कंपोनेंट आपस में अच्छे से मिक्सअप हो गए और एक या 2 कंपोनेंट आपस में अच्छे से मिक्सअप नहीं हुए, इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे मिक्सचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, होमोजीनस मिक्सचर्स, होमो मतलब सेम, जीनस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो आपस में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं। उनके बीच में, जैसे अगर हम उनको घोलने के बाद 1 घंटे बाद देखें तो उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई सेपरेशन बाउंड्री ना हो, दे आर, जिनके बीच में सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है वो कहलाते हैं स्टेबल। तो होमोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट,
जैसे हम देखें तो अगर मैंने डिसॉल्व किया तो सेम कंपोजिशन होगा आपका थ्रू आउट। चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, अगर तुम इस पानी को ऊपर से टेस्ट करोगे तो भी उतना ही स्वीट लगेगा और नीचे से टेस्ट करोगे तो भी उतना ही स्वीट लगेगा। दिस मीन्स चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस है, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। ओके, अब होमोजेनस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? वही जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, इन सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। गॉट इट? बहुत छोटा होने की वजह से हमें इनके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। ओके, सो होमोजीनस मिक्सचर्स, इसका एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन। और इसमें हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा भी था कि जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो इनमें तुम लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो देखो, एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है एयर इन लिक्विड, तो एयर तो सॉल्यूट हो गई और लिक्विड क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट हो गया। इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजिनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से मिक्सअप नहीं होते। गॉट इट? नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर बाद हम देखें तो उनके सॉल्यूट अलग हो जाता है और सॉल्वेंट अलग हो जाता है। दिस मीन्स दे हैव सेपरेशन बाउंड्री, और जिनमें सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट होती है वो आपके अनस्टेबल मिक्सचर्स कहलाते हैं। दूसरी बात, ये जो हेट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं वो उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, और पार्टिकल साइज बड़े होने की वजह से वो लाइट को अपने अंदर पास नहीं होने देते और लाइट को स्कैटर कर देते हैं। एंड दिस स्कैटरिंग फिनोमेना ऑफ लाइट बाय बिगर पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा मेन फीचर होता है आपका मिक्सचर्स का, जिसमें होमोजीनस जो होते हैं उनके तो पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, तो वो तो लाइट को पास होने देते हैं, तो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कभी एग्जाम में आता है कि शुगर सॉल्यूशन है आपके पास या सॉल्ट सॉल्यूशन है, और तुमसे पूछा जाता है इन दोनों में से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो कोई भी शो नहीं करेगा। क्यों? जो आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो आपस में अच्छे से मिक्सअप हो गए तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं। जिनमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं अपने नेकेड आइज से, वो लाइट को पास होने देते हैं और हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता, और लाइट का पाथ न दिखने की वजह से दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो मिक्सचर्स में से भी होमोजीनस मिक्सचर्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ओनली हेट्रोजीनस मिक्सचर शो टिंडल इफेक्ट। ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स बता दिया मैंने तुम्हें, वो होते हैं जो कि आपस में अच्छे से घुले नहीं होते, एक जैसा कंपोजिशन नहीं होता, पार्टिकल साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं इसमें। अब पार्टिकल साइज के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सस्पेंशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर का वो पार्ट है जिसमें पार्टिकल्स एक तो अच्छे से घुले नहीं होते, दूसरा पार्टिकल्स ना चारों तरफ फैले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नीचे सेटल हो गए, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही तैर रहे हैं, वो बीच में तैरते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड सस्पेंशन, और सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। गॉट इट? याद रखना, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स। अब जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका बीच का होता है, सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं पार्टिकल्स और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दिस मीन्स इनके पार्टिकल साइज रेंज करते हैं 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, सस्पेंशन में 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज बीच का होता है
10⁻⁷ से 10⁻⁵ तक का। और कोलॉइड जनरली क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ना आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं। ओके, जैसे मिल्क है तो इसमें क्या होता है कि वो कहलाता है आपका कोलॉइड। ये भी लेकिन कोलॉइड की खास बात ये होती है, जैसे मिल्क है, हमें दिखते तो ये होमोजीनस की तरह है, लेकिन जनरली ये होते हेट्रोजीनस है, बिकॉज ये जब हम ठंडा कर देते हैं तो ये अपनी फेसेस सेपरेट कर देते हैं। गॉट इट। तो एक और बात है कि जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उनमें तो हम टू कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह के ही बुलाते हैं, लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उसमें हम ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग नाम से बुलाते हैं। जो सॉल्यूट होता है उसके लिए तो हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, सेम ही है। सॉल्यूट कौन होता है, जो घुलता है, ऐसे डिस्पर्स फेज कम में प्रेजेंट होती है, कम होती है, बस नाम चेंज कर दिया है। होमोजीनस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहलाते हैं दो कंपोनेंट, क्योंकि मिक्सिंग करते हैं, लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में वो जो दो कंपोनेंट होते हैं जिनकी हम मिक्सिंग करते हैं उनके बस नाम चेंज कर दिए जाते हैं। सॉल्यूट के बदले डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं हम, और सॉल्वेंट के बदले हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस की ना, चाहे वो होमोजीनस मिक्सचर हो चाहे वो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हो, इनकी खास बात ये होती है जस्ट उल्टी होती है प्योर सब्सटेंसेस के। इनके ना तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और ये आपके सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकली। देखो प्योर सब्सटेंस ना फिजिकली हाथ से हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकली सेपरेट किए जा सकते हैं। गॉट इट। और इनके बीच में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनके बीच में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में इनको मिक्स किया जा सकता है। दूसरी बात, ये जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय बिगर पार्टिकल्स। Got it? So this is all about the pure substances and impure substances. And impure substances में homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixture का example true solution and heterogeneous mixture suspension and colloids. Suspension का example sand in water. जो रेत होता है वो अच्छे से घुलता नहीं है, चारों तरफ उसके पार्टिकल्स फैले रहते हैं। ओके। और chalk powder in water, this is the example of suspension. उसमें भी पार्टिकल्स घुलते नहीं है। सस्पेंशन वो होता है सस्पेंडेड रहे जिसमें पार्टिकल्स। कोलॉइड का एग्जाम्पल है आपका स्टार्च इन वाटर, मिल्क। ओके। सस्पेंशन जनरली क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, उसमें हमें कुछ दिखता नहीं है ना। ओके। थोड़ा बहुत सॉरी उसमें थोड़ा सा आप आर पार देख सकते हैं सस्पेंशन में, लेकिन कोलॉइड्स में हम आर पार नहीं देख सकते। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में आपका अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारे कोलॉइड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, टेबल बनी हुई है, और जिस टेबल में दे रखा है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। सपोज डिस्पर्स फेज है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। गॉट इट। जैसे ऑयल इन वाटर, तो देखो डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट, वो भी लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है इसमें। तो इस टाइप के बने हुए कोलॉइड को हम कहते हैं इमल्शन। ओके। जिसका एग्जाम्पल है मिल्क। तो तुम लोगों को एग्जाम में बुक में जो कोलॉइड की टेबल दे रखी है जिसमें बहुत सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं, वो लर्न करने हैं और बहुत अच्छे से इसको देखना भी है। कोलॉइड की टेबल को, उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। उसमें जनरली ना इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और टर्म है इसमें इमल्शन से जुड़ी हुई, इमल्सीफायर। क्या होते हैं इमल्सीफायर?
सपोज मैंने ऑयल और पानी को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैंने ऑयल और पानी को मिक्स किया तो थोड़े पहले मैं शेक करूं उसको, तो ऑयल और पानी मुझे ऐसा लगेगा मिक्सअप हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो इमल्सिफायर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इमल्शन को, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग नहीं होने देते। जैसे मैं चाहती हूँ ऑयल और पानी मिक्सअप ही रहें, तो मैं इमल्सिफायर ऐड कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इमल्सिफायर्स के, केमिकल्स होते हैं जनरली वो, तो इमल्सिफायर ऐड कर दूंगी तो ऑयल और पानी आपस में मिक्सअप रहेंगी। तो इमल्सिफायर जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं दोनों की मिक्सिंग को सेपरेट होने से। तो इमल्सिफायर ना सेपरेट नहीं होने देते इमल्शंस को, गॉट इट। तो इमल्शन क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, और उसका एग्जांपल है मिल्क। और जो इमल्शन बना रहे, इमल्शन का सॉल्यूशन बना रहे, इसलिए हम इमल्सिफायर यूज करते हैं, गॉट इट। जैसे मैं चाहती हूँ कि ऑयल और पानी मिक्सअप रहें, दोनों सेपरेट ना हो, तो अगर मैं उसमें सोप का सॉल्यूशन मिला दूँ, सोप का सॉल्यूशन मिला देने से क्या होता है कि वो दोनों सेपरेट नहीं होते। तो यहाँ पर सोप का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इमल्सिफायर कहलाएगा, गॉट इट। So this is all about the emulsifier and you have to learn the colloid table very well. Okay. Next is solution के कितने टाइप्स होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है आपका, ओके, उसमें सॉल्यूशन को क्या क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution, and super saturated solution. ओके, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट होता है उसको हम सॉल्वेंट में घोलते हैं, और इतना सॉल्यूट होता है कि वो सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देता है। जैसे सपोज मेरे पास 1 लीटर पानी है और उसमें मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए घोलने के लिए कि घुल जाए चीनी उसमें। अगर मैं उसमें 2 किलो चीनी ले लेती हूँ तो चीनी घुलना बंद हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, सॉल्यूट और घोला नहीं जा सकता। अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम सॉल्यूट घोल सकते हैं और भी सॉल्यूट घोल सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें जैसे मैं कोई सैचुरेट सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ और मैं सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने की जो लिमिट है, जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया, जैसे 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 किलोग्राम ही चीनी घुल सकती है, उसका सैचुरेट सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। लेकिन मैं ले लूँ 2 किलोग्राम, तो सैचुरेट से ज़्यादा चीनी है, अब वो घुलेगी नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सैचुरेट की जो लिमिट है उससे हम ज़्यादा अमाउंट ले लें तो वो नीचे बैठना शुरू कर देती है, विच इज सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना कि अगर हम और सॉल्यूट घोलना चाहते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि मटेरियल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो बहुत टूटने लग जाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, और आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। डिफ्यूज़न मीन्स आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, इधर से उधर नीचे पानी में चले जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो अगर हम सैचुरेट सॉल्यूशन को अनसैचुरेट बनाना चाहते हैं और घोलना चाहते हैं उसमें, तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा जितना वो घुलेगा। अगर हम एक टाइम ऐसा आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेट। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी हम वो जो सॉल्यूट है वो और घुल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूट की एबिलिटी टू डिसॉल्व। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सॉल्यूट कितना घुल सकता है। ठीक है, आप ओके कितने सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट कितना घुल सकता है, मैक्सिमम कितना घुल सकता है, दिस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिसॉल्व मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉल्यूट, इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कोई भी सॉल्यूट अपनी कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई सॉल्यूट घोला और वो सॉल्यूट मेरा सॉलिड भी हो सकता है और वो सॉल्यूट मेरा लिक्विड भी हो सकता है। अब मैं तुमसे ये बोलूं, सपोज मैंने 1 ग्राम नमक, ठीक है, 1 लीटर पानी में घोल दिया 1 ग्राम नमक, और मैं तुमसे कहती हूँ अब तो वो घुल गया, तो मैं तुमसे कहूँ कि उस 1 लीटर पानी में उस नमक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, परसेंटेज वाइज कितना परसेंट नमक उनमें घुला हुआ है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट घुला हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट, कितना अमाउंट हमने घोला परसेंटेज में निकाल लो। ठीक है, एक तो 10 ग्राम हमने अमाउंट घोला तो हमें पता चल गया ना मास में कितना हमने किलोग्राम लिया है उसको, लेकिन अगर कोई कहे कि परसेंटेज में बताओ तो वो रेशियो में निकालना पड़ता है हमें। गॉट इट, सॉल्यूशन क्या है और आपका सॉल्यूट का रेशियो क्या है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम कैसे निकालते हैं कि देखो, सबसे पहले होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज कब दी जाती है, जब हमारा जो सॉल्यूट होता है वो वेट किलोग्राम्स या सॉलिड होता है। सॉल्यूट किस में होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड है और हमने सॉल्वेंट भी अपना उसमें लिया है, सॉलिड में है। ठीक है, अब मास बाय मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वी नो दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इनटू 100। सेकेंड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कैसे निकलता है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वही होगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 100। थर्ड है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे दोनों ही हमारे लिक्विड में है तो वॉल्यूम लेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इन न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को ये पहचानना होता है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सपोज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। दिस इज जस्ट रिवीजन, ओके। तो तुम लोग पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है। तो देखो, सपोज 5 ग्राम salt is dissolved in 5
175 gram of water, then find out its mass percentage. Find out its mass percentage. कैसे निकालेंगे? 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, 5 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, तो ये सॉल्ट क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया यहाँ पर? 5 ग्राम। ठीक है, अब ये कितने उसमें पानी में घुला हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? 175 ग्राम। अब इन दोनों को घोलने पे सॉल्यूशन बना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 180 ग्राम। अब निकाल लो, सब कुछ सॉलिड सॉलिड दे रखा है, तो मास बाय मास वाला रेशियो फॉर्मूला लगेगा। तो मास ऑफ सॉलिड 5 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 180 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन ऐसे तो निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो ये आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेंट्रेशन हम टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि सॉल्यूशन की ना कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाती है कि किस कॉन्सेंट्रेशन का बन गया है भाई ये सॉल्यूशन आपका। अगर मैंने 5 ग्राम नमक ऐड कर दिया 150 ग्राम पानी में, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन हुई? क्या कॉन्सेंट्रेशन में नमक गया पानी में? कितनी परसेंटेज में नमक है इस पर? जैसे मैं कहूँ ना कि ये समुद्र है, इसमें कितनी परसेंटेज में नमक मिला हुआ है, कि परसेंटेज निकालो इसकी। तो क्या कह, ये हम क्या पता लगा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली अमाउंट पता लगा रहे हैं। गॉट इट? और परसेंटेज के रूप में अमाउंट पता लगा रहे हैं हम। सो दीज ऑल आर दी न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ कमिंग टू सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स का मतलब ये है कि देखो, अभी तक तो हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। अब मिक्सचर्स को हमने मिक्स कर दिया, फिर हम कैसे इनको सेपरेट करेंगे? सपोज हमें मिक्सचर्स मिल गए और हमें इनको सेपरेट करना है, तो कैसे करें? ओके, तो दिस डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सब्सटेंस। मीन्स मैंने सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दिया, सॉलिड सॉलिड को, तो अब मैं उनकी कोई ऐसी विशेषता देखूंगी जिसके आधार पे उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स कर दिया, नमक और पानी को मिला दिया मैंने, और मुझसे कहा जा रहा है इसको सेपरेट करो। ठीक है, अब नमक और पानी तो बहुत अच्छे से घुले होते हैं, नमक तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं ये देखूंगी कि कैसे इनको सेपरेट करें। तो मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं इसको गर्म कर दूँ तो पानी तो उड़ जाएगा, नमक नहीं उड़ेगा। दिस मीन्स आई एम सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड अकॉर्डिंग टू देयर वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल का मतलब होता है विच कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू वेपर। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं तो सम बेसिस वी शुड फॉलो। ओके, सपोज मैं बटर फ्रॉम कर्ड, घी सेपरेट करना चाहती हूँ, बटर मक्खन सेपरेट करना चाहती हूँ दही में से, तो मैं जानती हूँ कि क्या होता है कि जो दही मक्खन होता है वो बहुत हल्का होता है, डेंसिटी उसकी कम होती है। तो मैं अगर उसको रोटेट कर दूँ, और मैं जानती हूँ कि रोटेट करने से मटेरियल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम डेंसिटी वाले मटेरियल को ऊपर भेज देता है। तो यहाँ पर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करूँगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना कि जो हेट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं, जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन को तो हम दोनों को ही फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, सस्पेंशन हो चाहे कोलॉइड हो। सस्पेंशन को हम डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इन सब से कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। लेकिन जो कोलॉइड होते हैं, मैंने बताया कि जो कोलॉइड्स होते हैं ना, उनके पार्टिकल साइज बीच के होते हैं और वो अच्छे से घुले होते हैं। हमें दिखते तो वो बिल्कुल होमोजीनस की तरह हैं, स्टेबल कहलाते हैं वो, लेकिन होते वो हेट्रोजीनस हैं। तो कोलॉइड को जनरली कोलॉइड को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उनको फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर पेपर की मदद से छानना। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक से कोलॉइड को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर में वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है और क्रिस्टलाइजेशन है, इवेपोरेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है,
ठीक है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना पढ़ाया गया है तुम्हें उतना रिवाइज करना। गॉट इट? ओके, चलो अब एनसीईआरटी भी रिवाइज करना और ये वीडियो भी देखना। थैंक यू।